हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल प्रीवियस ईयर पेपर यूट्यूब चैनल। और जैसे कि मैंने आप लोगों को हमारे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जनरल मैनेजमेंट यानी सामान्य प्रबंधन जो नया सब्जेक्ट जुड़ा है एमपी पटवारी के एग्जामिनेशन में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी लोगों के साथ में लेकर आऊँगी। और मैं यहाँ पे आपके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन आज जो है लेके आ गई हूँ। आई होप ये जो क्वेश्चन होंगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। जैसे कि आपको मालूम है एमपी पटवारी का जो एग्जामिनेशन है वो 15 ऑफ मार्च को लाइंड अप है और 15 ऑफ मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट टाइम है ये वाले वीडियोस को देखने का, बिकॉज इससे क्या हो जाएगा, आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे यहाँ पे एग्जामिनेशन में। आपके साथ में जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो एमपी व्यापम ग्रुप 2 के पेपर में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। टोटल 25 क्वेश्चंस है जो आपके साथ में आज मैं डिस्कस करूंगी। एंड ये पूरा बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो दोनों ही स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपने पूरी जनरल मैनेजमेंट या सामान्य प्रबंधन की अपनी तैयारी कर ली है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं करी है, कहीं पे आपको रिवीजन का जरूरत है, तो इस वीडियो को देख लीजिए। एटलीस्ट आपको ये मालूम पड़ेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एटलीस्ट अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। उसके पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि हम लोग अपने चैनल पे जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका डिस्कशन कर रहे होते हैं। एंड एमपी स्टेट्स के तो मान के चलो जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का हम लोग आपके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं। सर एनालिसिस करते हैं आपके साथ में एंड इवन इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताते हैं हर सब्जेक्ट से जो जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और वो हर हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही डिटेल वीडियो बनाते हैं कि क्वांट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, एलआर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपको भी वो वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके नोटिफिकेशन को भी आप लोग ऑन कर लीजिए, सो डैट हम लोग जब भी नया वीडियो डालेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सर ये सारा ही डिटेल एनालिसिस इसलिए करते हैं सो डैट आपको आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है। तो चलो अभी जल्दी से हमारे इस नए वाले वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हो कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है कॉर्पोरेट पॉलिसी स्टेटमेंट, परचेज ऑर्डर समरी, सेल्स रिपोर्ट एंड प्रोडक्शन रिपोर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर यानी कि सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, करेक्ट कॉर्पोरेट पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है। यानी कि कॉर्पोरेट नीति वक्तव्य। अब इसका मतलब क्या होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन का? तो स्टूडेंट्स अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई लोअर लेवल पे यानी कि जब भी कोई सबॉर्डिनेट डायरेक्टली अपर लेवल मैनेजमेंट से जब कनेक्ट कर सकता है, कोई भी उनको कोई भी इशू है उसको डायरेक्टली जब वो रेज कर सकता है, तो वो क्या होता है, एक तरीके का अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होता है, जो अपर मैनेजमेंट के द्वारा लिखित में जारी किया जाता है, लिखित में रहता है, रिटन डॉक्यूमेंट में रहता है, या फिर उनको बताया जाता है अपर मैनेजमेंट के द्वारा सबऑर्डिनेट्स को कि ये तरीके का चीज़ है जो कंपनी में हो रही है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमसे एग्जाम्पल वही पूछा गया था कि कौन सा अपवर्ड कम्युनिकेशन का नहीं है, तो यानी कि कॉर्पोरेट पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन का उदाहरण जो है वो नहीं है। यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ फंड्स। निम्नलिखित में से कौन धन के उपयोग का एक उदाहरण है? यहाँ पे ऑप्शन है इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज इन कैश, टैक्स रिफंड, इंक्रीज इन एनी लाइबिलिटी। यानी कि जब आपके पास में फंड्स है यानी कि जब धन है, तो कौन मतलब कौन सा एग्जाम्पल है जब आप अपने यूज ऑफ फंड्स फंड्स को धन का उपयोग करेंगे, कौन सा इसमें से उसका उदाहरण है? तो डेफिनेटली जो ऑप्शन ए है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि। यानी कि आप फिक्स्ड एसेट्स को क्या करोगे, आपके इंक्रीज करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरव्यू अटेम्प्ट टू ऑब्जर्व हाउ एन एप्लीकेंट परफॉर्म अंडर प्रेशर। यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो कौन से टाइप का कौन से प्रकार का साक्षात्कार होता है या फिर इंटरव्यू होता है जहाँ पे ये देखा जाता है और बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाया जाता है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या मतलब ऑब्जर्व किया जाता है कि जब भी कंपनी में या फिर कभी भी काम करते समय पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा कैंडिडेट के ऊपर या फिर एप्लीकेंट के ऊपर, तो वो किस तरीके से उसको परफॉर्म करेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा। तो ये उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप के इंटरव्यू में। वो देखना चाहते हैं जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं, वो इस टाइप के इंटरव्यू में ये देखना चाहते हैं कि जब भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला चीज़ अगर आपके ऊपर आएगा तो आप कैसा उस सिचुएशन में रिएक्ट करोगे।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रेस इंटरव्यू। अब स्ट्रेस इंटरव्यू में जैसे कि मैंने बताया आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कंडीशंस होंगे वो दिया जाएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर और ये सारी चीज़ें रहेंगी। बट जो भी कैंडिडेट इस टाइप के सिचुएशन में एकदम कामनेस तरीके से, मतलब काम होके शांति से जो उत्तर देता है और कहीं पे भी स्ट्रेस शो नहीं करता है और कहीं पे भी कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देता है, उस वाले कैंडिडेट को क्या माना जाता है कि वो एक सर्वश्रेष्ठ यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है उस जॉब पोजीशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटरव्यू हो जाएगा, यानी कि प्रतिबल साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ग्रेप वाइन इज नॉट करेक्ट। कंसर्निंग ग्रेप वाइन इज नॉट करेक्ट यानी कि अपुष्ट संचार यानी कि ग्रेप वाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये पूछा है। अब सबसे पहले तो ग्रेप वाइन होता क्या है, तो यार ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जब आप अपने कलीग्स के साथ में बैठ के बात करने लगते हो, ग्रुप बन जाता है, ग्रुप में जब आप लोग कुछ भी बात करने लगते हो, नॉट वर्क रिलेटेड या इधर उधर की कुछ भी बात करने लगते हो, जब आप ये नहीं देखते हो कि कौन मेरा मैनेजर है या कोई मेरा जूनियर है, जब आप अपने कलीग्स के साथ में कुछ भी डिस्कशन करने लग जाते हो, चाहे वो कोई गॉसिप हो, चाहे वो एक मतलब एक टाइप का र्यूमर हो या कुछ भी हो, तो वो क्या आता है, वो ग्रेप वाइन के अंदर में आता है, ग्रेप वाइन के अंडर में आता है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया है वो है ग्रेप वाइन कैन बी एलिमिनेटेड ओवर टाइम विद सस्टेन्ड इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो मैं बता देती हूँ कि सबसे मतलब जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो तो यही है कि ग्रेप वाइन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्या टाइम के साथ में, अगर आप उसमें एफर्ट डालें तो नहीं, क्योंकि वो तो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना। वो तो आप जैसे अगर आपके दोस्त हैं तो दो लोग दोस्त अगर बैठे होंगे तो वो लोग बात करेंगे ना, वैसे ही जब ऑफिस में कलीग्स काम करेंगे तो वो लोग भी तो बात करेंगे ही ना। तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो हमेशा काम के बारे में बात करें, वो कुछ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी इनफॉर्मल बात कर सकते हैं, कुछ भी अपना कुछ पर्सनल चीज डिस्कस कर सकते हैं, कुछ वर्क रिलेटेड ही कुछ और चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ग्रेप वाइन को आप एलिमिनेट नहीं, मतलब एलिमिनेट कर सकते हो क्या टाइम के साथ साथ में, नहीं कर सकते हो, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो ऑप्शन ए हो गया वो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि सम मैनेजर यूज ग्रेप वाइन टू देयर एडवांटेज, यानी कि कुछ मैनेजर जो होते हैं वो ग्रेप वाइन को क्या करते हैं, अपने एडवांटेज में यूज करते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई वो नहीं होता है कि कौन जूनियर है कौन सीनियर है, आप मतलब खुल के बात करते हैं एक दूसरे से, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है। तो कभी कभी कुछ मैनेजर्स होते हैं जो ग्रेप वाइन का एडवांटेज भी लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हो गया कि ग्रेपवाइन कैन एंड ऑफन डज जनरेट हार्मफुल र्यूमर, यानी कि अपुष्ट संचार अक्सर हानिकारक अफवाहों को उत्पन्न करते हैं या कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो इससे र्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा फैल सकती है। मतलब ऐसे भी हो सकता है 5 से 6 लोग ग्रुप में खड़े हो और इफ एक पर्सन ने बोला हो, अरे वो जो एक्स बंदा है, एक्स बंदे का तो जो सैलरी हाइक है वो 50% सैलरी हाइक हो गई है। तो बाकी के 4 लोग भी क्या करेंगे, यार ये तो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा है, तो हो सकता है कि हाँ उसकी 50% हाइक हो। फिर क्या होगी, पहले वो 5 लोगों के बीच में थी वो बात, हो सकता है फिर वो और लोगों के बीच में पहुंचेगी। तो क्या होगा कि एक र्यूमर जनरेट हो जाएगी और हो सकता है उस एक्स पर्सन का 50% हाइक नहीं भी हुआ हो, सैलरी में वृद्धि ना भी हुई हो 50% की, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, ये एक र्यूमर होगा जो हर किसी के बीच में फैल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ग्रेप वाइन इज अनस्ट्रक्चर्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हमने बताया है कि हाँ ये इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई भी किसी से भी इनफॉर्मल तरीके से यहाँ पे बात कर सकता है। ठीक है, चलो एसबीयू रेफर्स टू, तो यहाँ पे एसबीयू का जो है वो फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। तो एसबीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, क्या होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। चलो देखते हैं, which of the following is concerned with an individual's general attitude towards his or her job। निम्नलिखित में से क्या उसके या उसकी कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित है। और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो है जॉब सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा इनमें से कौन सी चीज है जो बताता है कि जो इंडिविजुअल यानी कि जो भी पर्सन जो काम कर रहा है अपने मतलब कि किसी भी जॉब पे जो भी काम कर रहा है किसी जॉब में,
तो उसका एटीट्यूड किस तरीके का है, वो किस कैसे मालूम पड़ेगा? तो वो मालूम पड़ता है लाइक जॉब सेटिस्फेक्शन से। अब जॉब सेटिस्फेक्शन होता क्या है, जब मैं किसी पर्टिकुलर जगह पे काम कर रही हूँ और मैं जो काम कर रही हूँ, मैं जब उस काम से खुश होती हूँ, ठीक है, जब मेरे को उस काम को करने से खुशी मिलती है, जब मेरे को लगता है कि हाँ ये काम करते करते मुझे ग्रोथ भी मिल रहा है, ठीक है, मुझे नया चीज़ सीखने के लिए भी मिल रहा है, मुझे ग्रोथ भी मिल रहा है, मुझे एक जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, मुझे वो मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, तब वो क्या होता है कि एक ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन होता है जो हमें मिल रहा होता है उस जॉब से। तो यहाँ पे इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया XYZ लिमिटेड प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर 2015 एंड 16 का। इट इज ऑफ फॉलोइंग विच कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में पूछा है XYZ लिमिटेड वर्ष 2015-16 के लिए पीएनएल खाता तैयार करता है, यह किस अवधारणा का अनुसरण कर रहा है, ठीक है। यानी कि इतना समझ में आया कि पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे पहला बोला गया है रियलाइजेशन यानी कि वसूली अवधारणा, सेकंड बोला है डुअलिटी कॉन्सेप्ट यानी कि द्विपक्षीय अवधारणा, थर्ड बोला है टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट यानी समय अवधि अवधारणा, फोर्थ पूछा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यानी सतत अस्तित्व अवधारणा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका करेक्ट उत्तर है यानी कि करेक्ट आंसर है वो है टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट। टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर मंथ, क्वार्टर या फिर ईयर, मंथ क्वार्टर या ईयर का जब आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब अगर आप तैयार कर रहे होते हो कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, जब आप पूरे अपने अकाउंट्स टाइम टू टाइम मेंटेन करते हो जब टाइमली पूरा, तो वो क्या होता है, वो किसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट्स, वो टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट के अंतर्गत यहाँ पे आता है। इसलिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा समय अवधि अवधारणा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है बॉन्ड्स डिबेंचर्स एंड टर्म लोन्स आर अ पार्ट ऑफ, यानी कि बॉन्ड ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर एवं आवधिक कर्ज इसके हिस्से हैं, मतलब किस चीज के हिस्से हैं, क्या वो करंट लाइबिलिटी के हिस्से हैं यानी कि वर्तमान देनदारियों के हिस्से हैं, करंट असेट्स यानी कि वर्तमान परिसंपत्ति के का पार्ट है, या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यानी कि दीर्घकालिक देनदारियों का ये पार्ट है, या फिर इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश का पार्ट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बॉन्ड्स डिबेंचर्स और टर्म लोन्स जो होते हैं ये सभी क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ये आप सभी लोगों का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होते हैं, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर में फॉल नहीं करते हैं, ये सभी जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर में फॉल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम और क्या कहते हैं, लाभ प्रदाता सूचकांक को डैश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है ARR NP, आई थिंक मैं वी लिखना भूल गई हूँ, आई एम सॉरी, वी इज मिसिंग देयर, एंड नेक्स्ट आपको दिया है IRR, और नेक्स्ट है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो यानी लाभ लागत अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ठीक है। सिंपल आपसे मतलब कि एक जो होते हैं ना इंडेक्स वगैरह हो गया या फिर रेशियोज वगैरह हो गया, उनके और डिफरेंट नेम्स वगैरह भी होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था कि और उसको क्या बोला जाता है, तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो यानी कि लाभ लागत अनुपात भी कहा जाता है, ठीक है। Next है when a manager transmits the information regarding the organization to the outside world, which of the following roles is he performing? यानी कि जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के अंदर की सूचनाओं की जानकारी पहुंचाता है, तो वो निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका अदा कर रहा होता है, ठीक है। यानी वो क्या बोल रहे हैं कि जब कोई भी मैनेजर है, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी बातें, कोई भी चीजें जब वो बाहर के लोगों को यानी कि कोई अगर इन्वेस्टर हो गया, ठीक है, आपके क्लाइंट्स हो गए, आपके जो कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, जब वो उन तक वो चीज़ों को पहुंचाता है तो वो क्या होता है, मतलब कि वो क्या, कौन सा रोल जो है वो यहाँ पे आपका परफॉर्म कर रहा है, तो वो यहाँ पे जो रोल परफॉर्म करता है वो करता है स्पोक पर्सन का, यानी कि प्रवक्ता का जो रोल है वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ पे ना ही तो वो कोई प्लानिंग कर रहा है, ना ही वो कोई लीडिंग यानी कि नेतृत्व कर रहा है, ना ही वो कोई सेलिंग यानी कोई चीज़ वो बेच नहीं रहा, बिक्री नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या है, वो एक सिर्फ प्रवक्ता है यहाँ पे। अपने कंपनी में जो भी नया चीज़ हो रहा है या फिर कंपनी में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जब वो बाकी दो बाहर के लोगों को, कंपनी से बाहर के लोगों को जब वो बता रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्पोक पर्सन होते हैं, प्रवक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लासिफाइज
कैश फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ, यानी नकदी प्रवाह विवरण नकद प्रवाह को इनके आधार पर वर्गीकृत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है, जैसे कि आप सभी को मालूम है जब भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तब हम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम तीनों को ही ध्यान में रखते हैं। ना ही तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लेंगे, ना ही हम ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेंगे, ना ही हम ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ओनली लेंगे। हम हमेशा ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, ये तीनों ही जो चीज़ें होती हैं हम इन तीनों चीज़ों को ही कंसिडर करते हैं और उसके बाद ही हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसको हम बना रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन हो गया वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट है डैश स्ट्रक्चर रेफर्स टू मेनी हायरार्किकल लेवल्स एंड नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल, यानी कि डैश संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृति को संदर्भित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टॉल, यानी कि ऊंची। ठीक है, यानी कि टॉल जो मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना कि लाइक किस टाइप का आपका सेंट्रलाइजेशन आपका है कंपनी में या फिर डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है, वो यहाँ पे यही वाली चीज़ को रेफर करके यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, टॉप। नेक्स्ट हो गया था एब्रीविएशन EOQ स्टैंड्स फॉर, यानी कि EOQ का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब कि मतलब सिर्फ सिंपल सा आपसे फुल फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पे हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे जो उसका होता है वो फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, यानी कि वित्तीय विवरण में शामिल है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, बैलेंस शीट ओनली, कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको बता दूं जब भी आप किसी भी कंपनी का जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें सभी चीज़ें होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है, बैलेंस शीट भी होती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है। ये तीनों ही चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाया जाता है, एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हो गया इन डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ करंट एसेट्स फॉर द फर्म मैनेजमेंट इज कन्फ्रंटेड विद अ ट्रेड ऑफ बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट मतलब हिंदी में बोला गया है फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन डैश के बीच के समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब आपको डिसाइड करना होता है एक अप्रोप्रिएट लेवल अपने करंट असेट्स का अपने कंपनी में, ठीक है, तो क्या मैनेजमेंट किस चीज़ का ध्यान में रखता है, मतलब किस चीज़ का एक रेशियो जो होगा वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, यानी लाभप्रदता और जोखिम। यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, आप लोग भूल के भी इसमें लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी को मत लगाना। मार्केटेबिलिटी कहीं से कहीं तक यहाँ पे बिल्कुल ही भी यहाँ पे आपका वो नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आप लोग बिल्कुल भी इक्विटी एंड डेट में मत चले जाना, बिकॉज इक्विटी एंड डेट इज अ डिफरेंट थिंग। ये आपसे एक डिफरेंट चीज़ के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, तो इक्विटी एंड डेट में मत जाना। सो एंड ऑल ऑफ द अबव तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका हट ही जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होगा कि अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो अगर आप ऑप्शंस को अगर अच्छे तरीके से रीड आउट करते हो तो शायद आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पता कर सकते हो कि ऑप्शन एलिमिनेट होके भी करके भी आप अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज द फोर्थ स्टेज इन परपेचुअल प्रोसेस, यानी कि इनमें से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं। डेफिनेटली परपेचुअल प्रोसेस जो होगा वो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। एंड यहाँ पे आपको चार दिया गया है, ऑब्जर्वेशन फेज, बिहेवियर फेज, इंटरप्रिटेशन स्टेज एंड नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया इंटरप्रिटेशन स्टेज, यानी कि इंटरप्रिटेशन फेज जो हो गया वो आपका हो गया करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री टू लेजर इज टर्म्ड एज डैश, यानी कि जर्नल प्रविष्टि को बही खाता में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। यानी कि जब आपने जर्नल एंट्री कर लिया है पूरा डेबिट एंड क्रेडिट वो सारी तरीके से, जब आपने जर्नल एंट्रीज अपनी तैयार कर ली है, तो अब इस जर्नल एंट्री के थ्रू जब आप इसको लेजर में ट्रांसफर करते हो तब उस चीज़ को आप क्या कहते हो। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पोस्टिंग, यानी कि प्रविष्टि। यानी कि आप क्या कहते हो, जब आप जर्नल
एंट्रीज को सारा लेजर में ट्रांसफर करते हो तो अब आप उसको क्या कहते हो, पोस्टिंग कहते हो। जर्नलाइजिंग नहीं करेंगे, बैलेंसिंग नहीं करेंगे, एनालाइजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ एनालाइज नहीं कर रहे हो, कुछ बैलेंस नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पोस्ट कर रहे हो, यानी कि एक जगह से आप दूसरी जगह पे वहाँ डाल रहे हो, सिंपल भाषा में समझो, पोस्ट कर रहे हो उसको। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, यहाँ पे पोस्टिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज प्रीवियसली परफॉर्म्ड अ फंक्शन एज इट्स एक्टिविटी डिसाइड्स टू आस्क अनदर कंपनी यूजली अब्रॉड टू परफॉर्म इट ऑन देयर बिहाफ एंड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो आपसे बोला गया है कि पहले एक कंपनी थी जो जो मान के चलो, जो प्रोडक्शन का जो काम था वो खुद से अपने अंदर ही अंदर में करती थी। ये प्रोडक्शन या फिर कोई भी XYZ काम था वो खुद से ही किया करती थी, ठीक है। फिर क्या किया उसने, एक अब्रॉड की कंपनी को से के साथ में क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और उनको बोला कि अब हमारे बिहाफ पे आप ये प्रोडक्शन का जो काम है वो करो और हम नहीं करेंगे। प्रोडक्शन या फिर कोई भी जो पर्टिकुलर टास्क है वो आप करो, वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये किस टाइप का एक्टिविटी है, ये किस टाइप का प्रोसेस है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो ये है यहाँ पे आउटसोर्सिंग, यानी कि बहिस्रोतन, यानी कि बहिस्रोतन, यानी कि आउटसोर्सिंग जो हो गया वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स, तो यहाँ पे रोकड़ा वही में डेबिट शेष का अर्थ है, ठीक है। यानी कि बैंक लोन है, ओवरड्राफ्ट है, फेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, क्या है, यानी कि बैंक ऋण, ओवरड्राफ्ट, अनुकूल शेष या फिर प्रतिकूल शेष, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेवरेबल बैलेंस। अब फेवरेबल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, जब भी आपका जो कैश रिसीट है, यानी कि आपका जो पैसों का रिसीट है वो आपका ज्यादा होता है आपके खर्चों से, ठीक है। कैश रिसीट, जब आपका आया हुआ पैसा वो ज्यादा है, आपके खर्च हुए कम पैसों से, तो वो क्या होता है आपका डेबिट बैलेंस, यानी कि वो आपका क्या हो गया, फेवरेबल बैलेंस हो गया, वो आपका क्या हो गया, अनुकूल शेष हो गया है। जब भी आपका रिसीट जो है वो ज्यादा है और आपका जो खर्च है यानी एक्सपेंसेस जो है वो आपका कम है, तो वो आपका क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेस्ट टर्म टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल टू अटेंड द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा है, ठीक है। जब भी कोई भी पर्सन आपसे कुछ काम करवाए, आपको इन्फ्लुएंस करे, आपको प्रभावित करे, आपसे कोई काम करवाने का प्रयास करवाए, आपसे कोई काम करवाए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अटेन का मतलब हो गया अचीव करने के लिए, तो वो चीज क्या कहलाती है, मतलब कि उनमें से कौन सा टर्म होगा जो इस चीज को कहलाएगा, तो आपका प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन या फिर लीडिंग। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लीडिंग। लीडिंग यानी कि लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व करना। तो यानी कि जब जो भी आपके लीडर होते हैं वो यही तो करते हैं, जो भी आपके मैनेजर हो गए, जो भी आपके लीडर हो गए, वो आपके साथ में क्या करते हैं, वो यही तो करते हैं ना, वो आपको समझाते हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपको सिखाते हैं, फिर आप क्या करते हो, वो काम करते हो। काम करने के बाद में जो उसका रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होता है, जो अचीव करने का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो उसको जब अचीव कर पाता है तो वही क्या होता है, लीडिंग के थ्रू, मतलब लीडरशिप के थ्रू ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। नेक्स्ट है, जस्ट इन टाइम इज अ टेक्निक दैट ओरिजिनेटेड इन जापान एंड यूज्ड फॉर, ठीक है। यानी कि जस्ट इन टाइम नामक तकनीक जापान में आरंभ हुई और इसका इस्तेमाल डैश के लिए होता है, यानी कि इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज आर पंचुअल, कि मतलब ये इंश्योर करना कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने कार्य पे सही समय पे आ रहे हैं, पंचुअल है वो। बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब इन्वेंट्री जो है वो उसका अच्छी तरीके से कंट्रोल करना, उसके लिए रिड्यूसिंग पेमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस, जो भी ओवर टाइम लोग कर रहे हैं उनका पेमेंट को रिड्यूस करने के लिए, या फिर ऑप्टिमाइजिंग द आउटले सॉरी ऑप्टिमाइजिंग द आउटले ऑन इनकमिंग सप्लाईज, यानी कि आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूल करने। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। और इसका मतलब क्या है, आपके पास में जितना भी रॉ मटेरियल आ रहा है उसका बेहतरीन तरीके से प्रयोग करना और विदाउट एनी वेस्टेज, ठीक है, उसका बेहतरीन तरीके से प्रयोग करना बिना किसी वेस्टेज के, यानी कि आपके पास में जो भी रॉ मटेरियल है, टू यूज द रॉ मटेरियल विदाउट एनी वेस्टेज, ये उसके लिए यूज किया जाता है,
ठीक है, मतलब आपके पास में जितना भी सप्लाई आ रहा है उसको आपने एफिशिएंटली बहुत ही अच्छी तरीके से आपने उसको यूज़ किया और आपका वेस्टेज बहुत कम हुआ। तो ये जो टेक्निक है वो उस चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो हो गया वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज, उत्पादकता को डैश रूप से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो आउटपुट्स इन रेशियो टू इनपुट्स, ठीक है, यानी कि आउटपुट के रेशियो में जो इनपुट है, मतलब कितना आपने बनाया था, मतलब कितना आपने बनाया है, कितना आपने लागत लगाया था और उससे कितना बना है, वो क्या कहलाई जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी कहलाई जाती है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट हो गया विच कॉन्सेप्ट एडवांस द आर्ग्यूमेंट दैट कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड एक्सपेंसिव, यानी कि किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है वो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यानी कि उत्पाद अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी कि लागत अवधारणा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यानी कि उत्पादन अवधारणा, या फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट विपणन अवधारणा। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपके लिए वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यानी कि उत्पादन अवधारणा। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी मैनेजर किसी भी चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में बना देता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, बहुत ज्यादा मात्रा में बना देता है और उस चीज को मार्केट में अवेलेबल करवा देता है बहुत ही वाइडली, मतलब बहुत ही ज्यादा हैवी रेंज में उसको अवेलेबल करवा देता है, लेकिन उसका जो प्राइस रखता है वो कैसा रखता है, वो कम रखता है, मतलब उसका जो प्राइस रहता है उस प्रोडक्ट का कैसा रहता है, बहुत कम रहता है। तो वो किस टेक्निक यानी कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, वो आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर में, वहां पे वो आता है। समझ में आया आपको क्या बोलना चाह रहे थे वो, कि मतलब कंज्यूमर प्रेफर करता है ऐसे अवेलेबल प्रोडक्ट्स को जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और इनएक्सपेंसिव भी है। तो ये चीज़ कब पॉसिबल हो रही है, जब मैनेजर किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में बनवा रहा है, मार्केट में उतार रहा है और कम पैसों में उतार रहा है, तब कंज्यूमर क्या करेगा, ये वाली चीज़ को प्रेफर करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ गया वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपसे बोला गया है एरिस्टो क्राफ्ट इंट्रोड्यूस्ड सूटकेसेस विथ व्हील्स। ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पहिए लगे सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोक्रेट ने की थी, यह किसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स यानी कि संवर्धित प्रोडक्ट उत्पाद, जेनरिक प्रोडक्ट यानी कि सामान्य उत्पाद, पोटेंशियल प्रोडक्ट्स यानी कि संभावित उत्पाद, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट यानी कि पारंपरिक उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स। इनका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना देती है जो बहुत, जो क्या होता है, एडवांस प्रोडक्ट होता है, जो क्या होता है, एडवांस प्रोडक्ट होता है एंड हेल्पफुल प्रोडक्ट होता है, और ऐसा प्रोडक्ट उसकी राइवल कंपनी ने नहीं बनाया है, लेकिन उसने क्या बना दिया, एडवांस प्रोडक्ट बना दिया, और मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं बढ़ाया, एडवांस प्रोडक्ट भी बना दिया और यूज़र को उसका प्रोडक्ट पसंद भी आया। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, मतलब सूटकेस तो पहले भी एग्जिस्ट करते थे, बट इन लोगों ने क्या बना दिया, उन्होंने उसमें पहिए लगा दिए, व्हील्स लगा दिए। अभी तक ज्यादातर लोग क्या करते हैं, व्हील्स वाले ही सूटकेस यूज करते हैं, क्योंकि उसको उठाना नहीं पड़ेगा, आपको खींचना पड़ेगा, बहुत इजीली आप उसे खींच भी लोगे। तो उन्होंने यही किया कि उन्होंने क्या बना दिया, सूटकेस में पहिए लगा दिए, तो यूजर को उनका ये जो चीज था, कंज्यूमर को वो पसंद भी आ रहा था कि भाई सामान उठाना भी नहीं पड़ रहा, बहुत इजीली मेरा सामान भी खींच पा रहा है। ठीक है, तो ये किस चीज का हो गया, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, मतलब कि थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लगा के एक डिफरेंट प्रोडक्ट बना दिया, बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं बढ़ाया और बहुत ही इनोवेशन के साथ में एक नया चीज बना दिया जो राइवल्स ने नहीं बनाया था। तो वो किस चीज के अंदर में आता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ करियर प्लानिंग इंक्लूड द एटीट्यूडनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गाइड पीपल थ्रू आउट देयर करियर, यानी कि जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल है जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है करियर पार्ट, नेक्स्ट है करियर एंकर, थर्ड है करियर गोल्स, फोर्थ है करियर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है करियर एंकर्स। ठीक है, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, करियर एंकर्स है। ठीक है,
तो आई होप कि आप लोगों को ये जो डिस्कशन है वो अच्छा लगा होगा, और मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे थे, 25 क्वेश्चंस जो थे वो मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। हम ट्राई करेंगे कि हम आपके लिए और भी ऐसे ही मैं आपके साथ में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस टाइप का और डिस्कशन जो है जनरल मैनेजमेंट का लेके आऊँ, ठीक है। बट अंटिल देन मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग, जिसको भी आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए जो भी एमपी पटवारी का पेपर देने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम रेगुलरली नया जो वीडियो आता है हम वहाँ पे अपडेट कर रहे होते हैं, साथ ही साथ में हम लोग पीडीएफ्स भी आपको पेपर की वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से अपने पेपर की तैयारी करिए। हम लोग जल्दी ही आपके आपके साथ में एक और नया जो वीडियो है वो आपके साथ में लेके आते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स।